आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, आज ये ऐप डिलीट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ना चाहते हुए भी बैठता है और उसका मन चला जाता है कि भाई ये कर लेते हैं। इंस्टाग्राम अगर उसके फ़ोन में डिलीट करता है फिर डाउनलोड कर लेता है। तो क्या कभी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आया, और अगर नहीं आया तो तुमने क्या कुछ ऐसा करा कि मन में नहीं आया कभी कि हाँ भाई मुझे भी ये चलाना है, मुझे भी ऐसा यूज़ कर। बच्चों को ये होना चाहिए कि उनको पढ़ाई में खेल लगे, क्योंकि बच्चों का खेल में ज़्यादा मन लगता है, उन्हें बोझ ना लगे पढ़ाई। बच्चे इस वजह से और डरते हैं कि और साथी मेरे चैट देखेंगे तो हंसेंगे कि इतना छोटा सवाल इसको नहीं आ रहा है। इस बच्चे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो आने वाले समय में इसको बहुत आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। यहाँ केवल संदेश एक बच्चे के लिए नहीं है, जो इंटरव्यू माता पिता भी देखें वो एक बात मेरी बहुत पॉजिटिव नोट पे सुने। परवरिश कैसे होती है, केवल खाना देने, कपड़ा देने, घर देने, सुरक्षा देने का काम परवरिश नहीं है। नमस्कार प्यारे साथियों, हम हैं कानपुर में, कानपुर देहात, और इसके एक मंगलपुर नामक गांव में है। कानपुर को तो आप औद्योगिक नगर के रूप में जानते होंगे। कानपुर दो जिलों में बटा हुआ है, एक देहात है, एक और है उसे क्या कहते हैं? कानपुर नगर। कानपुर नगर और कानपुर देहात। अब इसका विभाजन क्यों है इसको तो मैं बेहतर नहीं समझता, अभी चर्चा में जानेंगे। हमारा एक बच्चा है, वो अपना परिचय स्वयं देगा। क्लास 10th में उसने विद्याकुल से पढ़ाई करके अपने ज़िले में एक अच्छी रैंक हासिल की है। वो रैंक भी वही बताएगा, क्योंकि जिसकी काबिलियत है वही बताए तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम बच्चे का परिचय जानेंगे, फिर हम उस कहानी पर बात करेंगे जैसे उसने तैयारी करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया और उन तमाम बच्चों के बीच में जो इसी ज़िले के थे उनमें एक स्थान प्राप्त किया, एक मुकाम प्राप्त किया। तो बेटा सबसे पहले अपने नाम से अपना परिचय शुरू करो। क्या है नाम तुम्हारा? सर मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैंने इस साल 10th में 569 अंक प्राप्त किए हैं और मेरे ज़िले कानपुर देहात में चौथा स्थान आया है। कितने परसेंट बनते हैं ये? सर 94.83%। अच्छा, कितना सोचा था तुमने, क्या सोचा था कि इस बार कितने परसेंट ले आओगे? सर सोच तो मेरी 96 प्लस की थी, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर गए थे पेपरों में काफ़ी कॉन्फिडेंट बना था कि अच्छे पेपर जा रहे हैं, इजी पेपर जा रहे थे। लेकिन रिज़ल्ट में अब जो भी हुआ, कॉपी चेकिंग में एग्जामिनर ने जो भी मेरी गलती देखी हो तो उसमें नंबर कट गए होंगे। विद्याकुल का पता तुम्हें कब चला, कैसे चला? सर विद्याकुल के सबसे पहले सर मैंने डेमो वीडियो शायद अक्टूबर या जब मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्कूल के टेस्ट वगैरह जब हो रहे थे तब मैंने स्कूल में गुलशन सर की क्लासेस देखी थी हिंदी की, और उन्हीं से मैंने शुरुआत भी करी थी विद्याकुल की। फिर मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होती थी और जिस तरीके से वो समझाते थे उससे हिंदी एक खेल टाइप का लगने लगा था, जिससे हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए मेरे। उसके बाद मुझे लक्ष्य बैच के बारे में पता चला कि ये क्रैश कोर्स है जिससे कम समय में पूरी बुक का रिवीजन हो रहा है, सारे सब्जेक्टों का रिवीजन हो रहा है। और उससे पता चला कि इसके साथ कुंजी बैच भी मिलता है कि जिसमें पेपर कैसे लिखा जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इस बारे में बताया जा रहा था। तो इसलिए मैंने विद्याकुल का ये बैच लिया और काफ़ी अच्छा लगा। तो पूरा लक्ष्य बैच तुमने पूरी क्लास की थी सारी? जी सर, पूरी क्लास। और उसके बाद कुंजी बैच में इस बार कॉपी का पैटर्न बदल गया था, तो हमने कोशिश करी थी इस बार कि हम कुंजी बैच में वैसी ही कॉपियाँ दें जैसी कॉपियाँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं, और उसको टीचर लिख करके या टाइप्ड फॉर्मेट में कुछ या ज़्यादातर लिख करके ही दी जाती थी। उससे कितना लाभ हुआ तुम्हें? जी सर, जब जो नोट्स मिलते थे क्लास के या क्लास में भी जब पेपर सॉल्व कराया जाता तो सर लोग दिखाते थे कॉपियों में कैसे आंसर लिखना है, कहाँ पर क्वेश्चन डालना है, कहाँ पर कौन सा पेन यूज़ करना है, कहाँ पर मोटा पेन यूज़ करना है, जिससे एग्जामिनर अट्रैक्ट हो उसकी तरफ और ज़्यादा नंबर दे। तो इससे काफ़ी लाभ मिला, इससे पता चला कि नए पैटर्न में कैसे लिखा जाए और कैसे उसमें ज़्यादा नंबर प्राप्त किए जाएँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमने नवंबर में हमारा लक्ष्य बैच आता है 15 नवंबर के आसपास, उसको ज्वाइन किया, अगर तुम जो मार्च में अप्रैल में हमारा विजय बैच आता है उसको ज्वाइन करते तो कितने प्रतिशत का लाभ तुम्हें हो सकता था? सर जाहिर सी बात है 2 से 3% का लाभ भी हो सकता था, क्योंकि इसमें वो होता है कि टाइम कम होता है और कोर्स उतना ही पढ़ाना होता है जितना कि विजय बैच में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए इसमें रैपिड रिवीजन टाइप का होता है, तो उससे ज़्यादा ही लाभ मिलता है विजय बैच से, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। जो भी टीचर होते हैं पूरे डीप तक जाके पढ़ाते हैं उसके बारे में, तो उससे शायद ज़्यादा लाभ मिलता। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम टॉपर बन गए हो, तुम्हारी क्या रैंक है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में? 4th रैंक है। एक टॉपर के तौर पर जब तुम अब देख रहे हो, क्योंकि जब तुमने 10th शुरू किया होगा तब तुम टॉपर नहीं रहे होगे, तुमने सोचा होगा कि टॉपर बनना है, अब तुम टॉपर बन चुके हो, तो वो क्या चुनौतियां हैं जो एक बच्चा फेस करता है, उसको ओवरकम करके वो टॉपर बन पाता है? जी सर, सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा तो वो मोबाइल और डिजिटल चीज़ों का यूज़ करेगा, तो उससे डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया, गेम्स, ये सब से बच्चा काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है कि वीडियो चल रही, नोटिफिकेशन आई तो दूसरा ऐप खुल गया और उससे वीडियो चलने लगे तो टाइम काफ़ी निकल जाता है। तो ये सब चीज़ों से अगर आगे निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। और संगत का भी बहुत असर पड़ता है कि
दोस्त लोग कैसे हैं, कि अगर बच्चे बैठे हैं तो आपस में बातें कैसी कर रहे हैं, या पढ़ाई से रिलेटेड बातें हो रही हैं या मौज मस्ती हो रही है, तो उसका भी काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का माइंड सेट वैसा ही हो जाता है कि जैसा कि उसके साथ वाले बातें करते हैं। जब तुमने नवंबर में लक्ष्य बैच ज्वाइन किया तो तुम्हारे पढ़ने का रूटीन क्या हो गया? जैसे अब तुम्हें, क्योंकि 4-5 क्लासेस मुझे लगता है लक्ष्य बैच में होती रही होंगी, तो हर दिन तो 5 घंटे तो तुम्हारे उसमें जाते रहे होंगे, सेल्फ स्टडी भी होता होगा, उस स्कूल भी तुमने ज्वाइन कर रखा होगा, तो उसको कैसे मैनेज करते थे तुम? सर मैनेज करने का यही था कि ज़्यादातर मैं ट्राई करता था कि लाइव क्लासेस अटेंड करूं, क्योंकि लाइव की बात अलग होती है, उसमें डाउट्स भी हम पूछ सकते थे टीचर्स से, अपने 1v1 इंटरेक्शन था, जिससे जो भी डाउट आ रहा है उसको तुरंत तुरंत क्लियर करें। तो मैं पूरी कोशिश करता था कि लाइव क्लास अटेंड करूं। उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें सर जो क्लास में बताते तो उसका एक बार रिवीजन करना, मैथ्स के एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करना दोबारा से, और स्कूल के होमवर्क को भी कंटिन्यू करना। इस तरीके से दोनों को साथ में लेकर मैं चला। लक्ष्य बैच की जो क्लासेस थी उसके यूज़र इंटरफेस का, जैसे ऐप तुमने ओपन किया, जो तुमने अभी बताया मुझे एक बात, कि कोई नोटिफिकेशन आ गई तो दूसरा ऐप खुल गया, गेम खेलने चले गए या इंस्टाग्राम पर रील देखने चले गए, तो तुम अपने आप को कैसे मैनेज करते थे? उसके लिए कैसे उससे बचते थे? क्योंकि 10th का बच्चा, मुझे जहाँ तक लगता है मैं उतना समझदार नहीं था, या मैं ज़्यादा चतुर होने की कोशिश करता था कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, भाग जाऊँ, पढ़ाई ना करूँ, पकड़ के पढ़ाया जाता था। तुमने अपने आप को कैसे बांधा? क्योंकि ऑनलाइन दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है, तो तुमने कैसे अपने आप को संभाला? सर ये होता है कि जब भी लाइव क्लासेस देखो तो नोटिफिकेशन वगैरह आती, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, और मैंने भी ये किया कि मैं जो वैसे ऐप होते हैं उनकी नोटिफिकेशन उतनी देर के लिए बंद कर देता था, कि ताकि उनकी नोटिफिकेशन ना आए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो किसी भी बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और मोटिवेशन ज़्यादा देर नहीं चल सकता, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो पूरे साल अगर आप बरकरार रखेंगे हम लोग, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। कौन कौन सा ऐप है तुम्हारे मोबाइल में? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये डिस्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है, कौन कौन सा ऐप है मेरे तुम्हारे मोबाइल सर विद्याकुल था, और उसके अलावा व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, क्योंकि मम्मी वो फ़ोन यूज़ करती हैं। अच्छा। तो उनके भी कुछ ऐप थे, कोई पर्सनल वैसे। फिर तो ठीक है बेटा। तो जो तुम्हारा दिनचर्या थी उसमें क्लास करना, फिर सेल्फ स्टडी करना, फिर नोट्स बनाना, तो ये सब कैसे करते थे तुम? सर मेरा टाइम रहता था कि, क्योंकि नींद भी काफ़ी ज़रूरी होती है पेपरों में भी और वैसे भी, तो रात में मेरा गोल रहता था कि 10:30 या 11 बजे तक सो जाएं, और 6 से 7 या 7.5 घंटे की नींद पूरी लें, और सुबह के टाइम थोड़ा सा रिवीजन, जो टॉपिक हार्ड लगते थे उनको मैं सुबह के लिए रखता था, क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश रहता है काफ़ी। तो उठने के बाद थोड़ी वॉक के बाद अगर उनको टहलते टहलते एक बार पढ़ लिया जाए तो वो दिमाग में आ जाते हैं। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हारा 10th में? मैथ्स। मैथ्स में कितने नंबर आए? 98। मैथ्स में लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि हमारे मैथ्स में 10th में निराला सर ने पूरे साल पढ़ाया, लास्ट टाइम पर निराला सर को कुछ परेशानी हो गई स्वास्थ्य संबंधी, तो हमारे 12th के जो यूपी बोर्ड के सबसे रिकग्नाइज्ड टीचर हैं, पिछले 7 सालों से बच्चों के भरोसे बने हुए हैं, सुमित सर ने, जो हमारे साथ हैं, इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। कैसा लगा तुम्हें सुमित सर से पढ़ के लास्ट बहुत टाइम? अच्छा लगा सर। पहले लग रहा था कि निराला सर बदल रहे हैं, तो जो नए टीचर आएंगे उनके साथ कैसे मतलब अटैचमेंट बन पाएगा, उनका समझ में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन सर जब सुमित सर ने पढ़ाया तो वो कोई नई वाली फील नहीं आई, वो नहीं की तरह वो अभी थोड़ा सा बोरिंग नहीं बनने देते थे क्लास को। सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे निराला सर बीच बीच में सारियाँ सुना दिया करते थे या हंसा दिया करते थे, उसी तरीके से सुमित सर जी का भी तरीका था कि वो क्लास को बोरिंग ना बन पाए और बच्चा एक मज़े के तरीके में क्लास को, पूरी मैथ्स को समझे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम क्या चाहते हो कि आगे आने वाले समय में सुमित सर 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे 12th के, तो तुम क्या कहोगे? सर ये तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत निराला सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर मैं कहूँ सुमित सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सुमित सर फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 11th-12th में तो मैं कहूँगा कि वो पढ़ाएं उसमें, और निराला सर भी जुड़े रहें बच्चों के साथ 9th-10th के। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपके पिताजी शिक्षक हैं, मेरे पिताजी शिक्षक हैं। शिक्षकों के बच्चों पर शिक्षा का दबाव ज़्यादा होता है, साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट शिक्षक बनाते हैं कि पढ़ना ही है। तुम्हारे ऊपर इसका कितना दबाव रहा? सर ज़्यादा कुछ दबाव नहीं रहा। पापा का यही कहना था कि तुम अगर मन से चाहोगे तुम्हें पढ़ना है तो ही पढ़ सकते हो, दबा कर कोई तुम्हें किताबें अगर मेरे सामने रख भी जाएंगी और मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, जाहिर सी बात है। अगर पापा कितनी देर मुझे देखते रहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, किसी के भी घर में हो। अगर बच्चा डिसिप्लिन है तो वो पढ़ सकता है, अगर उसके मन में एक जुनून है कि मुझे ये करना है तो वो पढ़ सकता है। और जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा दबाव रहता है पिताजी का कि
देख रहे हैं पापा तो पढ़ो, लेकिन अगर अपने मन से नहीं पढ़ोगे तो पापा कितनी देर देख सकते हैं आपको। क्या योगदान रहा पापा का 10th की तैयारी में? वो सर जब भी मैं थोड़ा सा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था तो पापा समझा देते थे आराम से बिठाल के कि अभी टाइम है, थोड़ा टाइम होता है। पापा कह रहे थे कि मैं वो दौर से आया हूँ जो तुम कर रहे हो, तो इसलिए अभी फोकस करो पूरी उस पर पढ़ाई पे तो अच्छा आगे जाएगा। मुझे सुमित सर का एक शेर याद आ गया, खैर उसकी चर्चा करेंगे। और माता जी का क्या योगदान रहा पढ़ाई में आपके? बहुत सर पूरा योगदान रहा कि मम्मी का सपोर्ट की जब मैं बच्चे होते हैं कि पापा से थोड़ा डर जाते हैं, बात अपनी नहीं कह पाते हैं, तो मैं मम्मा से अपनी बात कह देता था, फिर मम्मा पापा को बताती थी, फिर दोनों लोग बैठ के हमें समझाते थे। तो इससे वो डर नहीं रहा दिल में कि वो मम्मी पापा क्या कहेंगे, मारेंगे डांटेंगे, तो उस टाइप का माहौल नहीं रहा घर में कभी। मेरे 2 सवाल और हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि मैं आपके घर में आया, मुझे लगा बिल्कुल मंदिर जैसा घर बनवा रखा है। जी जी, इतना ये भी सर एक ड्रीम था हमारा एक्चुअल में। मतलब लाइटें आपने लगवा रखी हैं, स्टैंडलियर आपने इतना प्यारा म्यूजिक सिस्टम वाला लगवा रखा है, तो ये पहले से आपने सोच? हाँ, ये पहले सर सोचा था एक्चुअली। पढ़ाई में जैसा इन्होंने बताया ना कि पढ़ाई में एक डिसिप्लिन हमारे पास भी रहा कि हमें ये लगता था कि पढ़ाने से ज़्यादा टीचर्स के साथ एक तो रिस्पेक्ट करना उनकी, वो हमने इनको भी सिखाया, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, क्लास ज्वाइन करना, डिसिप्लिन में रहना, ये हमने इनको भी सिखाया, ये हमने भी सीखा था। तो एक ख्याल पहले जैसे आपने कहा था कि गवर्नमेंट सर्विस अगर मिलेगी तो ही शायद सब कुछ अच्छा पूरा हो पाए। और थोड़े हम शौकीन इन चीज़ों के सबके ज़्यादा ही हैं, सारी चीज़ें। वहाँ से आते जी जी, हाँ, तक ये पता चल वहाँ से यहाँ तक आपने देखा हो, काफ़ी चीज़ें ऐसी अंदर में भी हैं जो आप देखेंगे तो हमारा आप कहेंगे कि जूते, चप्पल, परफ्यूम, सारी चीज़ों का शौक भरा पड़ा, मतलब 20-20 से कुछ कम नहीं हमारे पास है कोई चीज़ एक। तो एक्चुअली ये शौक रहा था, ये भी एक ड्रीम था हमारा कि हमने सोचा था कि पैसा तो सब कमाते हैं और कमा ही रहे हैं, और कहा भी जाता है टीचर्स को काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, आप लोगों से क्या छुपा है, आप जानते हैं। तो एक ड्रीम था हमारा भी। पिताजी चूँकि हमारे टीचर थे, पुराने समय के टीचर थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका अपना वो रहता है कि बैकअप में, और बैकअप के साथ साथ ये भी रहता है कि पुराने टीचर थे, उन्हें लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो जब आप इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे थे, आपने बताया परफ्यूम्स है, बाकी चीज़ों का, तो आपको कभी लगा नहीं कि लग्जरी की वजह से बच्चा बिगड़ सकता है? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? एक्चुअली बच्चा एक ही है। हाँ। और जिसने कहा मम्मी के लिए, अपनी मम्मा के लिए जो उन्होंने कहा, हाँ। तो मम्मा का इनके ऊपर पहले से ऐसा कंट्रोल था कि इनको कभी आज तक मारना नहीं पड़ा, छोटे से अभी तक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ये डिवाइस की बात हुई, तो मोबाइल हमारे यहाँ सबके पास है, इनके पास भी था, लेकिन आज तक इनका ये रिकॉर्ड रहा छोटे से ही, ना तो कभी मोबाइल के लिए इन्होंने जिद की कि नहीं हमको मोबाइल दो, हम खेलेंगे तो कैसा काम करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, माया मोबाइल किसी में लाक नहीं रहता है, सारे मोबाइल ऐसे ही रहते हैं, इनका भी हमारा भी सबके। कभी आज तक उन्होंने छोटे भी नहीं छुआ, और बड़े में वही आदत बन गई। अब भी लेते हैं तो मम्मा से पूछा, मम्मा फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है, इन्होंने काम कर लिया, रख दिया, चार्जिंग किया, रख दिया। कभी ऐसा नहीं रहा। घर में लोग कहते हैं कि टीवी चुपचाप देख रहे, मोबाइल चुपचाप लेके कहीं इधर उधर चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर ऐसा कोई दबाव बनने नहीं दिया, लेकिन उनको ये लगता कि नहीं, हमारे दबाव की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप इस बच्चे को? इस बच्चे को जो बनना चाहेगा, हम अभी इसके साथ फेवर में हैं पूरी तरह से, फुल। बीच में एक बार उन्होंने कहा पहले कि हम डायरेक्ट सिविल में जाएंगे, तो हमने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हमने कहा जो बात आपने कही कि पैसा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं ज़्यादा, इतना ईश्वर के पास इतना है, इतना हो जाएगा हमारी सर्विस की, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, पोजीशन इंपॉर्टेंट है हमारी बस। अब आप पोजीशन पे ऐसी आइए कि हम भी कह सकें। हमारे पिताजी जैसे अभी हाल में ही 3 साल पहले एक्सपायर हुए हैं, लेकिन वो जब यहाँ थे तो उनके सामने उन्हें सब करवा दिया, तो लोग उनसे आगे कहते थे कि आपके बेटे ने बहुत पैसा लगा दिया, बहुत पैसा लगा दिया। हाँ, कम से कम उनको ये लगने लगा कि बहुत पैसा लगा दिया, क्या बनवा दिया, इतना क्यों लगा दिया। तो हमें अच्छा लगा, चलो कम से कम उनके सामने हमने कर लिया। तो हमने इनसे भी कहा कि आपके पीछे पैसे कोई कमी नहीं, लेकिन पोजीशन हमको ही चाहिए कि कम से कम ये कह सकें कि हमारा बेटा फला पोस्ट पे है, फला जगह पे है, बस यही ख्वाहिश है। माताजी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। बच्चे, अभी 2 बातें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टी हुई। पहला तो बच्चे ने ये कहा कि जब मैं पिताजी से कुछ नहीं कह पाता था तो मैं माताजी से कहता था, और पिताजी ने ये कहा कि माँ का इतना अनुशासन रहा कि कभी मारना नहीं पड़ा। तो दोनों बातें अलग तरीके की हुई ना। कैसा माहौल है आपका, आपके बेटे के बीच में पढ़ाई को लेकर के? इसको पढ़ने में मज़ा आता है या खेलने में मज़ा आता है? क्या पढ़ने में बहुत मन से पढ़ता है। ये डांटने कहने से नहीं पढ़ता, मन से पढ़ता है। ये नहीं कि जब हम फोर्स करें तभी पढ़े, मन से ही। चलिए, अच्छी बातें तो बहुत हो गई। हाँ। क्या बुराई है इस बच्चे में? एक वो बताइए आपको, जो आपको लगता है कि ये और दूर हो जाए तो ठीक हो। मेरा नहीं, ये नहीं लगता है एक्चुअली, हम सच में बताएं मन से, ये इसमें बुराई हमको नहीं नजर आती है। अब ये आप ये समझे कि मेरा बेटा इसलिए नहीं समझ में आती, लेकिन नहीं आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास का बढ़ाना और आत्मबल का होना। बुराई जैसे छोटा सा बताएं आपको, होता है इस उम्र पे
एक टेम्परामेंट बच्चों में होता है एज में, कभी कभी जैसे कोई चीज़ मना की जाती है तो बुरा लग जाता है बच्चों को, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि उसके अगले ही 2-4 मिनट में इनसे बात कर लें कि नाराज़ हो गए, अच्छा ये कह दिया कि ये काम नहीं करना। टीवी ज़्यादा देर अगर देखी, जैसे किसी दिन मान ली देख रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, कभी रात में जैसे कोई प्रोग्राम देखने लगे तो कह दिया कि अब सो जाओ, लेट जाओ। तो अगर नाराज़ हुए कोई चीज़ कपड़ों या किसी चीज़ को लेके, जैसे ऐसा लगा कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं, तो नाराज़ हुए तुरंत उसका बैकअप देते हैं, छोड़ते नहीं उनको इस हाल में। होता यही है, हमने चूँकि साइकोलॉजी पढ़ी है, अच्छा, आर्ट के स्टूडेंट हम रहे, हमने साइकोलॉजी पढ़ी। आपने क्या पढ़ाई की? हमने MA और B.Ed किया। कहाँ से किया? यहीं लोकल में, सब अपने यहीं अच्छा। झींझक पास में कस्बा है, वहीं से किया। लेकिन वहाँ के टीचर्स ने हमें भी बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल, स्कूल का कोई मैटर नहीं, जो हम आज आपसे बोल रहे हैं ये उन्हीं टीचर्स का हमारे रेगुलेशन है। उन्होंने हमको सिखाया इस चीज़ को कि आपको व्यवहार कैसे करना, कैसे सिखाना है, कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं, ये चीज़ इनको भी सिखाते हैं हम कि कौन क्या कर रहा, किसी से कोई कंपेयर नहीं है आपका, आप सेल्फ में आपको अपनी पहचान बनानी है बस। प्यारे साथियों, मैं इंटरव्यू जब मैंने शुरू किया और बच्चे से मैंने कुछ सवाल पूछे तो बच्चे का जवाब देने का जो तरीका था वो इतना सधा और सुता हुआ था कि मुझे ये लगा कि हाँ, बहुत बेहतर तरीके से इसकी परवरिश हुई है। दिमाग जब बहुत क्लियर होता है तब आप अपनी बातों को बहुत मुखरता से कह पाते हैं और हर एक शब्द में आपके वो गुरुत्व होता है जो अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। 2 सवाल मेरे और हैं बच्चे से। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारे साथी जो बाद में आएंगे 9th से 12th में या 8th से 9th में विद्याकुल से जुड़ेंगे, क्योंकि तुम विद्याकुल के छात्र रहे हो, तो पहली बात ये कि विद्याकुल को तुम कैसे देखते हो, यानी अपने छोटे भाइयों को कैसे बताओगे कि विद्याकुल को उनसे उनको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? मैं सर बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों को ये होना चाहिए कि उनको पढ़ाई में खेल लगे, क्योंकि बच्चों का खेल में ज़्यादा मन लगता है, उन्हें बोझ ना लगे पढ़ाई कि अरे ये क्लास शुरू हो गई, अब ये क्लास देखनी पड़ेगी, ये वाली क्लास आ गई, SST क्लास देखनी पड़ेगी। उन्हें SST में मज़ा आने लगे जब, तो मान लीजिए कि टीचर अच्छा पढ़ा रहे और मुझे मज़ा आया, इसलिए मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि वहीं पर पढ़िए जहाँ पर मज़ा आए और मज़ा के साथ आप पूरा सीख जाएं। क्योंकि मैथ्स के सवाल बच्चे कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रही है और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको एक खेल के तरीके से समझाना ये टीचर को अच्छा बनाता है। अगर टीचर हर बच्चे को समझा पा रहा है मतलब वो टीचर अच्छा है। अगर एक दबे से दबा बच्चा भी अगर ट्रिग्नोमेट्री सवाल हल कर रहा मतलब वो टीचर अच्छे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है 2 से 3-4 महीने यूट्यूब से काफ़ी मैंने पढ़ा, जो आखिरी में महामैराथन सीरीज आई थी उससे मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि मैं गुलशन सर की मैंने क्लास 10 घंटे 12 घंटे देखी तो मुझे बोझ नहीं लगा कि उबाऊपन महसूस हो कि इतनी देर से क्लास देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये नहीं महसूस होता है। तो ये टीचरों की एक खासियत ही है। जैसे ऐप तुमने इस्तेमाल किया, तुम्हें कंटेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें चाहिए रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए रही होंगी, तो कोई ऐसी कमी तुम्हें नज़र आई कि यार ऐप में ये वाला फीचर होता तो और थोड़ा मज़ेदार हो जाता? सर मुझे तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा, बस ये मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँ कुछ तो ये कहूँगा कि सर आप एक डाउट सेक्शन अलग से बनवा दीजिए। वो ऐप में है डाउट सेक्शन? नहीं भाई, इस बार नहीं बना, वो हमेशा से डाउट सेक्शन है हमारे यहाँ। कमेंट एक कमेंट अच्छा, हाँ सेक्शन सर, है, याद आ गया, हाँ सर, साइड डाउट में सेक्शन, होता है। वहाँ पर आप अपने जो अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं विद्याकुल ऐप में तो आप प्रॉपर अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर भी अपलोड कर सकते हैं और टीचर उसे सॉल्व करके भी अपलोड कर देगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। डाउट सेक्शन अलग है, कॉमेंट सेक्शन अलग है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सर इससे बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे लाइव क्लास में झिकझिकाते हैं कि सब हंसेंगे मुझ पर, और इससे ये भी फ़ायदा है कि 1v1 है तो और कोई आपकी चैट नहीं देख सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे इस वजह से और डरते हैं कि और साथी मेरे चैट देखेंगे तो हंसेंगे कि इतना छोटा सवाल इसको नहीं आ रहा है। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे बेझिझक अपना सवाल पूछ सकते हैं टीचर से और टीचर बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक छोटी सी बात है बेटा, जो उस बच्चे ने बहुत साइकोलॉजिकल एक जो माइंडसेट होता है बच्चे का, वो बताया कि हमें डर लगता है लोगों के साथ सवाल पूछने के लिए, और कई बार छोटे बच्चों को ये डर ज़्यादा होता है। इसीलिए हमने अपने ऐप में 1:1 का कमेंट सेक्शन लगाया है कि जैसे आप अगर कोई सवाल पूछते हो तो कोई बच्चा दूसरा नहीं देख सकता, दूसरे का आप नहीं देख सकते। इसीलिए कई बार क्या होता है कि तुम ऐप में आते हो, तुम कमेंट करते हो, तुम्हें लगता है क्लास ही नहीं चल रही है या कोई बच्चा ही नहीं है, क्योंकि केवल तुम्हारा ही कमेंट तुम्हें दिखता है, बाकी किसी का नहीं दिखता। तो ये बातें थी बच्चे के साथ। सर सुमित सर, ओवर टू यू। मेरे कुछ सवाल थे जो मैंने पूछ लिए इस बच्चे से और बहुत अच्छे से इस बच्चे ने उत्तर दिया। बच्चे ने कहा नोटिफिकेशन के बारे में, कहा कि नोटिफिकेशन आता है तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम कोई और ऐप देख रहे हो
और सडन तुम्हारे में नोटिफिकेशन विद्याकुल ऐप का आ गया, तो तुमने उसको स्विच किया तुरंत, तुम विद्याकुल जी ऐप सर, बिल्कुल होता है। अगर वैसे मैं क्लास याद रखता था, मैंने लिख लिया था सामने अपने कितने इतने टाइम पर क्लास होती हैं। अगर मैं भूल गया तो नोटिफिकेशन आ जाती है और साउंड होता है तो मुझे ध्यान आ जाता है एकदम से, तो मैं एकदम से उस मोड पे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ अपने आप को थोड़ा बहुत। पहले मैं डायरेक्ट विद्याकुल पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर आप रील चला रहे हैं और एकदम से पढ़ने लगेंगे तो आपका मन एकदम वैसा लगेगा। इसलिए थोड़ी देर मैं फ़ोन बंद करता हूँ, इधर उधर टहलता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्लास अच्छा, स्टार्ट करता हूँ। नोटिफिकेशन विद्याकुल का काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खुद को पूरे साल मोटिवेट रख पाना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और आप किसी को भी चाहे जितना बड़ा मोटिवेशन दे दो वो कुछ सेकंड के लिए ही होता है। तो नो डाउट ये तुम्हारा खुद का मोटिवेशन तो था नहीं, खुद की चाह थी, तुम्हें ये था कि नहीं मुझे ये करना है, तो खुद को कैसे बैलेंस किया तुमने? सर ये होता है, मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता है। एक दिन अगर आपने रात में सोचा कि मैं सुबह उठ के पूरे दिन पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ूंगा, तो वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा। लेकिन आपने अगर खुद को डिसिप्लिन कर लिया, अगर हमने आपको डिसिप्लिन कर लिया, तो फिर उससे बहुत फ़ायदा होता है कि अपने मन में एक गोल बना लिया कि हमें ये करना है तो करना ही है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना है। अगर आप खुश हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे 95% आएंगे, मैं खुश हो जाऊँगा, तो उतने आपके आएंगे। अगर आप सोच सकते हैं कि मैं इतने ला सकता हूँ तो फिर ला सकते हैं। लेकिन बच्चे पहले सोचने लगते हैं कि हमारे कहाँ से 95% आएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, हम कैसे कर पाएंगे, इतने कम नंबर कैसे कटेंगे, हमारे तो बहुत सारे कट जाएंगे। तो पहले से अगर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर तो आगे का सफ़र और कठिन हो जाएगा। अच्छा, पिताजी किस विषय की टीचर है? इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। एक मिथ होता है कि पुलिस और टीचर का बेटा अच्छी जगहों पे नहीं जाता है, तो मैं ये नो डाउट कह सकता हूँ कि आप अपना काम बहुत ईमानदारी से करते होंगे। तो स्कूल में भी आपको, मुझे लगता है कि जब अभी आप बता रहे थे कि आप बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, तो मुझे लगता है ये सेम नेचर आपका स्कूल में भी होता होगा। स्कूल में सर है, हमारा तो टाइम इतना ओवर जाता है कि लोग सब परेशान रहते हैं इस चीज़ से। वहाँ हम टाइम ज़्यादा दे देते हैं स्कूल में, ड्यूटी हमारी इससे ओवर चलती है, जो टाइमिंग स्कूल की होती है। स्कूल की टाइमिंग अगर 2 बजे की है तो पापा 4 बजे ही आएंगे। जब सब टीचर आराम से चले जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, तो उसके बाद ही पापा। अच्छा, इस बात की शिकायत भी रहती होगी कि पापा को जल्दी आ जाए। वो मुझे लगा, क्योंकि वो नो डाउट जब आप ईमानदारी से किसी जगह पे करते हैं तो आपको आपके घर पे वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अब आगे का क्या, मतलब अब आगे तुम्हें जेई करनी है, तो मुझे लगता है तुम्हारी तैयारी शुरू हो गई होगी। अब तुम्हारा विज़न, तुम्हारा ट्रैक वो चालू हो चुका होगा। तो मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, फिर मैं चाहूँगा कि शिवेन सर अपने कुछ क्वेश्चंस रखे होंगे, भी कुछ सवाल होंगे। तुम आने वाले 10वें बच्चों के लिए क्या बताना चाहोगे कि वो खुद को मोटिवेट कैसे रखें, या खुद की तैयारी पे, मतलब ये कैसे खुद को मैनेज करें? ये सर कि किसी दूसरे पर ना जाएं, अपने मन से सोचें कि मैं कितने नंबर लाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। किसी दूसरे की खुशी के लिए आप करेंगे तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए आप पूरे जुनून से काम करेंगे। आप सोचेंगे मेरा मन इतने में खुश होगा, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा, तो आप उतने के लिए मेहनत करेंगे। और मोटिवेशन तो मिलेगा, सब टीचर देंगे, जाहिर सी बात होती है, टीचर देंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को खुद से मोटिवेट रखेंगे, उसका मतलब डिसिप्लिन रखेंगे, तो ही आगे बढ़ पाएंगे। कितने फ्रेंड थे तुम्हारे? वैसे लड़ाई तो किसी से नहीं थी, बोलते तो सबसे थे, लेकिन कुछ खास फ्रेंड जिनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। फ्रेंड सर इनके एक्चुअली एक पॉइंट इनका छूटा है जो। हाँ सर, देवांश काफ़ी बहुत अच्छा फ्रेंड। सर है जो, हाँ, उन्होंने भी इनको पर्सनली गाइड किया। जी सर, उन्होंने मेरे साथ 3-3, 4-4 घंटे एक दिन में बिताए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब। जी सर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ, अगर स्कूल अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाएं तो बच्चे नो डाउट बेहतर करते हैं। बहुत पुत्र, मतलब एज ए सन उन्होंने उनको ट्रीट किया है। नहीं, ये बहुत सर का, प्रिंसिपल सर का नाम क्या रहा है? श्री रजनीश कुमार पांडे। विद्यालय का नाम क्या था? श्रीमती शुक्ली देवी इंटर कॉलेज। मैं सर को, मैं अपनी तरफ से और पूरी विद्याकुल टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहते हैं उनको। उन्होंने एक हीरा तराशा है जो आज कैमरे के सामने बैठा है और लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। तुमने अपना समय दोस्तों के बीच में बिताया, मतलब जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस उम्र में बच्चे के साथ होती है फ्रेंड सर्कल को मैनेज ना कर पाना। तो मेरा प्रश्न यही है कि आपके जूनियर्स इस बात को जाने कि फ्रेंड्स को आप कैसे मैनेज करते थे? सर, एक एडवांटेज मेरे पास ये था कि मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो मेरे एरिया के नहीं हैं, आसपास के, बाहर के थे, दूर के हैं। कोई इधर 2 किलोमीटर दूर, कोई 5 किलोमीटर दूर। तुम्हारे फ्रेंड नहीं? जी, कुछ ये जो लोकल के फ्रेंड हैं गांव के, इनके साथ टाइम स्पेंड होता था, लेकिन वो भी कोई 11th में है, कोई 9th में है, कोई 10th में है, तो वो उनका भी अपना बिजी शेड्यूल रहता था। क्लास के फ्रेंडों का ये रहता है कि वो अगर आसपास हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम जाता है, कि वो ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसलिए मेरे पास ये एडवांटेज था कि दूर के बच्चे थे, कि कोई 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये बात है। बहुत प्रभावित हूँ कि ये इस बच्चे का हर जवाब
बहुत पूर्णता में है। आप जब कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, मैं लिटरेचर पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ 12th में, मुझे लिखने का भी शौक़ है, तो मैं ये समझ पाता हूँ कि जितने सवाल हमने पूछे हैं इस बच्चे ने पूरा जवाब दिया है उसका। अच्छा जवाब दिया, आधा अधूरा नहीं, कहीं गैप नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, उतना जवाब जितना देना चाहिए, एक संतुलन जो होना चाहिए। सुनने में भी सुनने में अच्छा लग रहा है। जितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे पूरा इंटरव्यू ये देखेंगे, और पिताजी ने भी इनके वैसा ही जवाब दिया, तो समझ में आ रहा है कि वो माहौल जो होता है ना, एक पॉजिटिविटी जो होती है, वो आपको जब एक्वायर करती है तो आप बहुत बहुत सहज हो जाते हैं अपने विचारों के साथ, और फिर उतना ही निकलता है जितने की आवश्यकता होती है। शिवेंद्र सर, आपने इस बच्चे को तराशा है, आपकी टीम ने, आप लोगों ने मिल करके, संयोग से सभी लोग अलग अलग दिशाओं में निकले हुए हैं, तो आपके क्या सवाल हैं इस बच्चे से? सर सवाल कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे ऐसे पर्सनल सवाल नहीं है, कंबाइन सवाल हैं। वो प्रॉब्लम्स हैं कुछ जो हर बच्चा फेस कर रहा होता है। जैसे तुमने बताया कि तुमने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया, तो जब बच्चा लास्ट में ज्वाइन करता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाए या ना बनाए, PDF से लिखे या वो क्या करे। तो ऐसी सारी कन्फ्यूजन्स तुम्हारे साथ भी रही होंगी, तुमने इसे कैसे डील किया? सर नोट्स बनाना तो मेरा मानना है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि किसी और की राइटिंग पढ़ना और अपनी राइटिंग, आप अपने जो लिखेंगे वो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि आपने इधर एरो बनाकर लिख दिया, उधर एरो बनाकर लिख दिया। और PDF जो मिलती है वो पूरी क्लास की PDF होती है, वो डिजिटली रिटन होती है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा वो लगता है कि फ़ोन में क्या ही पढ़ें। तो अगर आप कॉपी में अपना लिखे होंगे तो उसमें आप साइड में अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं तो उसको फिर से लिख सकते हैं, एरो बनाकर अपना लिख लिया, शॉर्ट नोट बना सकते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। जैसे सर हिस्ट्री में मैंने बहुत यूज़ किया, जैसे आपने यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा है तो मैंने उसको लिखा, एक एरो इधर लगाया, एक एरो नीचे, एक चारों तरफ एक एरो लगा के छोटा छोटा लिख लिया कि वो केवल मैं ही समझ सकता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो बच्चे को नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि वो जल्दी अपना रिवीजन कर सके। जैसे एग्ज़ाम टाइम में अगर वो PDF पढ़ने जाएगा तो उसका तो बहुत टाइम निकल जाएगा, अगर उसने खुद के नोट्स बनाए या समरी लिखी है उसने तो वो जल्दी से रिवीजन कर सकता है। मतलब ये कहना चाहते हो कि लास्ट में बच्चा शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर लॉन्ग नोट्स बनाएगा तो फिर, या लॉन्ग नोट्स बनाने में हो सकता है उसको दिक्कत भी हो थोड़ी बहुत। ठीक है, एक प्रश्न और है कि जैसे मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, सामाजिक विज्ञान में अक्सर बच्चे को दिक्कत होती है कि डेट्स कैसे याद करे, ये सारी ढेर सारी प्रॉब्लम्स, और ये सब्जेक्ट भी उसको बोरिंग सा लगता है। तो क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसे नहीं आया कि इतनी सारी डेट्स हैं, कैसे याद होंगी, फिर कैसे ये होगा? तो शुरू में लगता था कि जब 9th से मैं हाई स्कूल में आया तब मुझे काफ़ी लगा था कि काफ़ी बड़ा सिलेबस हो रहा है सोशल साइंस का, तो इतनी सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चारों चीज़ें कैसे कवर हो पाएंगी। लेकिन सर जब मैंने आपसे पढ़ा और उनके बारे में लिखा, और जब रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है कि जो आज पढ़ाया गया उसका अगर आज के आज रिवीजन कर लिया जाए तो वो बात मन में बैठ जाती है पूरी तरीके से। और नोट्स से एक बार फिर से अगर एग्ज़ाम टाइम में जब जाता था तो सुबह एक बार पूरे नोट्स पढ़ के अपने जाता था, तो उससे काफ़ी मदद मिलती थी। ओके, एक चीज़ और है कि मतलब हर बच्चा जब वो 10th में आता है, एग्जाम उसका पास में आता है, तो वो हर दिन डिसाइड करता है खुद से कि आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, आज ये ऐप डिलीट कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लेकिन ना चाहते हुए वे बैठता है और उसका मन चला जाता है कि भाई ये कर लेते हैं। इंस्टाग्राम अगर उसके फ़ोन में डिलीट करता है फिर डाउनलोड कर लेता है। तो क्या कभी तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आया, और अगर नहीं आया तो तुमने क्या कुछ ऐसा करा कि मन में नहीं आया कभी कि हाँ भाई मुझे भी ये चलाना है, मुझे भी ऐसा यूज़ करना है? सर मेरे फ़ोन में ये है कि मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम में मेरे भैया ने लॉक लगाया है, जो कि मुझे पासवर्ड पता नहीं है। मैंने उनसे साहब कहा था कि आप बता दो और मुझे ना बताना, क्योंकि ये होता है कि घर पे कोई नहीं है तो मन जाएगा बच्चे का कि लाओ इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लें, रील चलाने लगें, और यूट्यूब से गेम डाउनलोड करके गेम खेलने लगें। तो इंस्टाग्राम ज़्यादातर इस टाइम चल रहा है कि ज़्यादातर बच्चों के फ़ोन में इंस्टाग्राम मिलेगा, और ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्ले स्टोर से आप इंस्टाग्राम हटा दें, तो वो तो रहेगा। तो इससे अच्छा यही है कि उसको लॉक करा लें किसी से और पासवर्ड खुद को पता ना हो। ये हुई ना बात। गेम का क्राइटेरिया के लिए फिक्स कर दिया था जब शुरुआत में मोबाइल से की थी, तो ये कह दिया गया था हम लोगों ने सामूहिक रूप से कि आप ऑनलाइन कोई गेम नहीं खेलेंगे, ऑफलाइन खेल लीजिए, कभी आपको मन है तो ऑफलाइन ही खेलेंगे, बस कंडीशन ये रहेगी। तो वो काफ़ी कंट्रोलिंग होता है। ये सबसे बढ़िया है, ऑफलाइन गेम खेलने से डिस्टर्बेंस नहीं होती, आप जितनी देर खेलोगे उतनी देर खेलोगे। ऑनलाइन गेम में सर ये रहता है कि ये मिशन पूरा कर लें, ये टास्क पूरा कर लें, थोड़ा ही टाइम जा रहा है, लो पूरा कर लें। अच्छा, एक कंक्लूजन निकल के भी आया है कि अगर बच्चा सोच रहा है कि भाई खुद से वो इंस्टाग्राम आज डिलीट करेगा, कल डाउनलोड नहीं करेगा, तो 100% है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगा और वो करेगा। तो ये तरीका भी कारगर हो सकता है कि भाई आप किसी से उसको लॉक करवा लो कि आप कर ही ना पाओ। तो ये भी एक चीज़ है। सबसे पहली बात तो इतनी देर हमारी बात हुई, हम लोग एक बच्चे से बात करने आए थे 10th की, हमें नहीं पता था कि हम एक शिक्षक से बात करने जा रहे हैं। इस बच्चे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो आने वाले समय में इसको बहुत आगे ले जाने के लिए आवश्यक है। यहाँ केवल संदेश एक बच्चे के लिए नहीं है, जो इंटरव्यू माता पिता भी देखें, वो
एक बात मेरी बहुत पॉजिटिव नोट पे सुने, परवरिश कैसे होती है। केवल खाना देने, कपड़ा देने, घर देने, सुरक्षा देने का काम परवरिश नहीं है। आपका बच्चा क्या आपके सामने बैठने के बावजूद भी किसी से पूरे बेहतर तरीके से अपने हर सवाल का जवाब दे सकता है? क्या वो उतना कॉन्फिडेंस रह सकता है? क्या वो इस भरोसे में है कि जो उसको शिक्षा मिल रही है वो आगे आने वाले भविष्य के लिए उचित है? बहुत आवश्यक है। और इस बच्चे में वो पूर्णता देखकर मैं इससे ज़्यादा इनके माता पिता की परवरिश पर गौरवान्वित हूँ। एक छोटा सा मेरा और जिज्ञासा, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब ये बच्चा इतने अच्छे से सारे सवालों का जवाब दे रहा है तो इसने नोट्स भी बहुत अच्छे बनाए होंगे। हम देखना चाहेंगे एक बार तुम्हारा नोट्स। सर नोट्स जब सर एग्ज़ाम के बाद मैं अभी स्कूल गया तो मैं सर उसी कॉपी में पेज बचे थे तो मैं वही कॉपी लेके चला गया। तो जो इस साल 10th में बच्चे आए उन्होंने सर नोट्स मेरे देख लिए। तो वो कहती है तो कई बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, कई हम टेस्ट होंगे, कई पेपर होंगे, तो कई हम तुरंत पढ़ के कई तुरंत ले लेंगे, कई अभी तुम्हारे किसी काम के नहीं है, कई तुम क्या पढ़ोगे वैसे ST, तो कई हमें दे दो कॉपी। नहीं, ये भी अच्छा। भाई यार इतना अच्छा नहीं होना था तुम्हें मतलब मैं एक तो मेरे जीवन का 7 सालों के अनुभव का ये पहला इंटरव्यू है जहाँ पर मैं अपने 10 साल के वर्जन से, जब मैं 10th वाले वर्जन से जब मैं 10th में हुआ करता था तब से और इस बच्चे को बहुत आगे देखता हूँ मैं। शायद ऐसे बच्चों की कक्षा में बैठने लायक भी नहीं था 10th में। ये बच्चा बहुत आगे है और भविष्य इसका बहुत उज्जवल है। परवरिश माता पिता की है, गुरु की का साथ है, उनका साहचर्य है, उनका उपनिषदत्व है, जो भी है सब आपके सामने है। आप सुनिए और प्रयास कीजिए कि आपके बच्चे भी ऐसा उत्तर देना सीख पाएँ। शिक्षा केवल किताबों में नहीं। मैथ का एक सवाल गलत हो जाने दीजिए, एक तारीख SST की भूल जाने दीजिए, हो सकता है एक कविता का अर्थ वो ना लिख पाए, हो सकता है इंग्लिश का एक स्टेंजा वो प्रोनाउंस ना कर पाए, कोई मैटर नहीं करता। वो बच्चा जब लोगों के बीच में बैठे तो उसका जवाब सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, लोग उसके जैसा होने की सोचें। ये करना आपका काम है एक पिता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर। तो ये हम यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर घर में बहुत सुंदर लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने पूरी चर्चा की विद्याकुल के बारे में, कैसे लक्ष्य बैच से इस बच्चे ने पढ़ाई की, लक्ष्य बैच से क्या क्या लाभ मिले इसको, कुंजी बैच से क्या क्या लाभ मिले, और कुंजी बैच में जो कॉपियाँ तुम्हें मिली PDF के रूप में लिखी हुई, वैसी ही कॉपियाँ तुम्हें एग्ज़ाम में मिली, तो उससे भी जो बच्चे को लाभ हुआ वो बच्चे ने बताया। बहुत लंबा इंटरव्यू तो नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो हमारे एडिटर महोदय हैं उनको इसमें से कुछ कट नहीं करना पड़ेगा, और जो लोग इसे देखेंगे या जो देख रहे होंगे, अगर ये अपलोड हो चुका है जब आप देख रहे हैं तो आप 1 सेकंड भी स्किप नहीं करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता को दिखाइए, और अगर आप माता पिता हैं तो आप इंस्पायर होइए अपने बच्चे को ऐसा बनाने के लिए। यही हम सबका प्रयास है, यही विद्याकुल का प्रयास है। इस पूरे परिवार को विद्याकुल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक लाना बहुत बड़ी चीज़ है। कानपुर देहात अपने आप में बहुत प्रसिद्ध ज़िला है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई नहीं जानता। कानपुर को कौन नहीं जानता। कानपुर के नाम पे जुमले बनते हैं, जोक्स बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं। और हमारा इस जगह से बहुत अच्छा नाता है। हर साल हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 बच्चे कानपुर देहात से टॉपर बनते हैं। पिछली बार हमारा डिस्ट्रिक्ट रैंक 9 था। प्रभु की कृपा ऐसी है, कभी स्टेट कभी डिस्ट्रिक्ट, हमें कानपुर देहात से लगातार अच्छे बच्चे मिलते रहे और टॉपर्स मिलते रहे। तो हमारी ये जर्नी हर साल कानपुर देहात के साथ अच्छी रहती है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत अच्छा लगा इस परिवार के साथ जुड़ के, बच्चे के साथ जुड़कर। जैसा सर ने कहा कि आज उस बच्चे का इंटरव्यू लाइक कि एक CBSE के बच्चे का इंटरव्यू हाँ, कर मतलब रहे हैं। हम हमारे बीच हाँ। वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है जब हम CBSE के बच्चे को देखते हैं, UP बोर्ड के, तो हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस के लेवल पे कहीं लैग कर रहा है, कुछ है जो बचा रह गया है। इस परिवार ने वो इस बच्चे के मस्तिष्क में नहीं बचा रहने दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारा विजय महोत्सव होगा और ये प्रयागराज में होगा या लखनऊ में होगा, जहाँ भी, आप दोनों लोगों को अपने बच्चे के साथ आना, और आप जो सुविधा आप कहेंगे तो हम आपकी टिकट करवा देंगे। हम चाहेंगे कि आप आएँ, हम चाहेंगे आप आएँ, और हमें केवल नहीं, विद्याकुल परिवार को नहीं, वहाँ आए सभी टॉपर्स बच्चों को, उनके परिवार को संबोधित करें। क्योंकि मुझे आप में एक इंस्पिरेशन दिखी है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अच्छे नहीं हैं। इसका बहुत कहानी चलती है। इस बीच हम एक ऐसे परिवार में बैठे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल में बेसिक शिक्षा में पढ़ाते हुए अपने बच्चे को एक विज़न दिया है, और इतना क्लियर विज़न दिया है कि शायद हमारे प्रश्न बहुत सरल होंगे जो उसे थोड़ा भी फंसा नहीं पाए।
जहाँ सरकारी स्कूल के प्राइमरी के शिक्षक पे ये ब्लेम आता है कि आप जल्दी टाइम से चले नहीं जाते हैं, आप जल्दी चले आते हैं, वहाँ आप पे ब्लेम आता है कि आप देर से आते हैं। घर वाले गुस्सा है कि भैया 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे खाए आते हो। ये भी बहुत तो ही अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा लगा बेटा। अब बाकी बातें कैमरे के पीछे होंगी, आप लोगों ने ये सुना तो इसको शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। और विजय बैच लाइव, एक सवाल जो मेरा रह गया यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है, अगर अंत तक आप पहुँच गए हैं तो ज़रूर सुन लीजिएगा। शुरू से पढ़ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, एक सवाल बहुत ज़रूरी है बेटा कि 2-3 महीने पहले शुरू करते हैं, कुछ मार्च में शुरू कर देते हैं बोर्ड एग्जाम को देख करके, कुछ लोग 9th को बहुत हल्का महसूस करते हैं, 10th में फोकस करते हैं। तुम्हारा क्या विज़न है, कब से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए अगर आपको एक लक्ष्य पूरा करना है तो? सर अगर 9th-10th की बात करें तो 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 9th से हमारा बेस बन जाता है हाई स्कूल की क्लास के लिए, कि 9th के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो 10th में काम आती है। 9th में अगर हमारी थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी तो 10th के टॉपिक को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। और 10th में की भी अगर बात करें तो उसमें हम लोगों को जल्दी शुरू कर देना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि अभी तो अप्रैल और मई चल रहा है, जुलाई से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, जुलाई से ज़्यादा बच्चे आएंगे स्कूल में, तो इससे कुछ नहीं होता कि जितनी जल्दी आप पढ़ाई शुरू कर देंगे आप थोड़े बच्चों से ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो अभी नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर आप अभी से अपना पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आप उन बच्चों से तो पहले से ही ऊपर निकल जाएंगे। उसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखेंगे तो आप और बच्चों से ऊपर निकल कर अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू क्लियर है इस बच्चे का, ठीक है। तो बाकी आप एक भाभी IAS देख रहे हैं अपने साथ बैठा हुआ, हम मिलते रहेंगे अब अगले पड़ाव में अगले टॉपर के साथ। भारत का भविष्य शिक्षा में निहित है और ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसे होनहारों के साथ, तो भारत एक दिन उन्नति करेगा, विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा। और जिन तमगों की हमें आवश्यकता है या जिन तमगों के नाम पर हमारा उपहास आज होता है, वो तमगे हमको वैसे ही सम्मानपूर्वक वापस किए जाएंगे। मिलते हैं, बहुत धन्यवाद। देखिए और समझिए कि विकसित भारत में जो ज्ञान कोश है वो कैसे विकसित हो रहा है। धन्यवाद।